analysis of flue gases. Remember, this is analysis of flue gases. इसका नाम जरा अटपटा है. It is not a fuel gas, it is a flue gas. ये flue gas है. Fuel gas is different. Fuel gas क्या है? Any type of gas like CNG, LPG, something like that, right? That is a fuel gas. ये है flue gas. That means it is a combination of carbon dioxide, carbon monoxide and oxygen. ये तीन का combination का गैस का combination, it is known as a flue gas. ये क्यों करना पड़ता है? तो जनरली दिस इज डन इन द केस ऑफ व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स, जिसका एग्जॉस्ट साइलेंसर में से जो गैस निकलता है, तो ये एनवायरमेंट के लिए हमको करना पड़ता है. अब एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वी आर मेजरिंग, राइट? जनरली वी आर गोइंग फॉर द पीयूसी. आई थिंक सबको पता है पीयूसी क्या होता है. डू यू नो पीयूसी? व्हीकल्स का पीयूसी हम करवाते Yes, हैं. yes, sir. पीयूसी Pollution मीन्स under control. Yes, sir. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, राइट? पीयूसी सर्टिफिकेट हम लेते हैं कि भाई मेरा जो व्हीकल है उसका जो एग्जॉस्ट है, जो बाहर से निकलता है, आपका धुआं निकलता है, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है. इसके लिए आपको ये पीयूसी करवाना पड़ता है. इसकी शुरुआत जो हुई वो इसी मेथड से हुई. इसको हम बोलते हैं ऑरसेट एपरेटस मेथड. दिस इज नोन एज एन ऑरसेट मेथड. Generally, if more carbon monoxide is there in your smoke from your vehicle, उसका मतलब क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है आपके इंजन में. यू हैव टू ट्यून योर इंजन कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो, राइट? एक, अगर आपका हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो वो ऑक्सीजन हम ज्यादा सप्लाई हो रहा है हमारे से, मतलब अंदर मशीन में, या तो फिर ऑक्सीजन अनयूज्ड है, राइट? तो मतलब ये दोनों हो सकता है. तो जब अनयूज्ड होगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनेगा, राइट? हो सकता है. और अगर ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा. एंड अगर आपका प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, देन वी कैन से दैट यस, माय कंबशन ऑफ फ्यूल इज गोइंग ऑन वेल. क्यों? बिकॉज हमको पता है कि कोई भी फ्यूल का कंबशन होगा तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर वेपर बनाएगा, राइट? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विल बी देयर इन योर एग्जॉस्ट गैसेस. लेकिन ये सारी चीजें हमको कंट्रोल करनी पड़ती है, राइट? दैट्स व्हाई वी गो फॉर द पीयूसी सर्टिफिकेट, राइट? नाउ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो पीयूसी आता है, वो पीयूसी जनरली क्या होता है? पीयूसी क्या होता है? सेंसर बेस्ड है. हम जाते हैं, वो पीछे साइलेंसर में एक छोटा सा पाइप डालता है, सेंसर से वो सेंस करता है, और सेंस करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट देता है कि यस सर, आपके जो एग्जॉस्ट में गैसेस जो है उसमें ज्यादा ये सारी चीजें नहीं हो रही है, योर व्हीकल इज रनिंग वेल, राइट? अगर नहीं होगा तो आपको क्या बोलेगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है. देन यू हैव टू go to the workshop and you have to get it proper, or you have to get it tuned. आपका इंजन ट्यून करा के लाइए सर, बाद में ही हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं. ठीक है? सो ये करने के लिए आपको एक एपरेटस यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज ऑरसेट एपरेटस. ऑरसेट person named Orset was there, and he found this apparatus. That's why it is known as Orset apparatus. This is known as Orset method also. देखो, आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका डायग्राम आपको करना है. बाकी के डायग्राम नहीं करोगे तो चलेगा, जैसे जिल्डाल मेथड और ये सब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन इसका डायग्राम आपको करना है, राइट? तो इसका डायग्राम आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ऑरसेट मेथड, या तो
फ्लू गैस एनालाइजर, मतलब दोनों के नाम से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर वही रहेगा, ठीक है, आपका आंसर वही रहेगा। सो बहुत सिंपल सा डायग्राम है ये डायग्राम में क्या करना है आपको, यू कैन सी हियर, मेरा जो कर्सर घूम रहा है वो देखिए, देयर इज इनलेट ऑफ फ्लू गैस, यहां से हम फ्लू गैस को एंट्री देंगे, बट वी नो दैट इन अवर फ्लू गैस, राइट, मिक्सचर ऑफ फ्लू गैस, इट विल बी वाटर वेपर ऑल्सो, राइट। तो वाटर वेपर हमको नहीं मेजर करनी है, क्योंकि वाटर वेपर इज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। हम क्या करेंगे, यहां से एक यू ट्यूब करके है, ऐसा छोटा सा यू शेप ट्यूब है, तो उसमें हम फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड भर देंगे, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, आपका वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी का मिक्सचर, वॉट एवर द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, whatever it is there, it will allow to pass through this tube. Now these are the three bulbs which has the stop clock or open and close valves. अभी हमने इसको तीनों को बंद रखा हुआ है, and we have connected these three bulbs with a glass tube which is further connected to a graduated burette. ये एक ब्यूरेट है आपका छोटा सा, जिसके ऊपर नंबर मतलब लगे हुए हैं, क्या मार्क लगे हैं वॉल्यूम के। So what we will do, the burette initially it will be filled with water. Burette will be filled with water. इसमें पानी भरा होगा यहां तक पूरा, right? When we will pass these gases, remember these three bulbs are closed. When we will pass these gases mixture, that will pressurize that water. Water को pressurize करेगा कि नहीं करेगा? Yes. तो गैस को नीचे, गैस नहीं, ये जो पानी है, वाटर है, उसको नीचे धकेलेगा गैस, और ये पानी यहां से होते हुए, दिस इज योर रबर ट्यूबिंग, दिस इज योर रबर ट्यूबिंग विच कैन बी फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे कर सकते हैं अलग अलग, राइट, ये कर सकते हैं आप। तो ये रबर ट्यूबिंग को आप, एक मिनट, so rubber tubing will be flexible, it will be, possible to do it up and down. This is your water reservoir जिसमें हम पानी भरेंगे। So when your gas will pressurize this water, वाटर आपका जो है वो पानी को धकेलेगा इसमें वाटर रिजर्वियर में, ठीक है। वाटर रिजर्वियर मतलब एक छोटी सी सिंपल सी बोल सकते हैं, राइट। हम यहां पर मिनिमम लेवल तक हम गैस भर देंगे, मतलब कि अभी आपका पूरा जो ये ब्यूरेट है वो गैसेस से भरा हुआ है। रिमेंबर, हमारे जो गैसेस इसमें से आएंगे कहां से, साइलेंसर में से या एग्जॉस्ट में से जो आएंगे, वो गैसेस बहुत गर्म होंगे, राइट, इट विल बी वेरी हॉट। तो वो गैसेस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम यहाँ स्टोर करेंगे, इसीलिए ये ब्यूरेट के आसपास ये वाटर लगाया हुआ है, आसपास ब्यूरेट के वाटर कवर लगाया हुआ है, राइट। सो दिस वाटर जैकेट विल मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दिस गैसेस कांस्टेंट। जैसे हम 25 डिग्री का पानी चला रहे हैं, तो ये टेम्परेचर आप पर 25 डिग्री मेंटेन करेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर जैकेट इन फ्लू गैस एनालिसिस, राइट। सो फ्लू गैस एनालिसिस के लिए आपका
So, uh, once we will fill the gases in this rubber tubing, sorry, glass tubing and burette, now our apparatus, we will keep it for half an hour or 1 hour for maintaining the temperature, right? Now, these three bulbs, B1, B2 and B3, they are filled with some compounds and they are already taken weights. प्रीवियस वेट ले लिया है हमने भर के उसमें क्या, तो B1 में हमने एमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड भरा हुआ है, एमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। B2 में हमने अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड भरा हुआ है एंड B3 में हमने KOH भरा हुआ है। नाउ लेट्स गो फॉर दिस टेबल, लुक एट दिस टेबल, यू कैन सी एमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड आपका तीनों गैस को एब्जॉर्ब करेगा। Alkaline pyrogalic acid will absorb carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen. While potassium hydroxide, we know that Liebig method, carbon dioxide को absorb करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये तीन गैस में से मैं जैसे ही कोई भी एक का कॉर्क खोलूंगा, स्टॉप कॉर्क खोलूंगा, तो क्या होगा, गैस अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो तीनों में से मैं पहला कॉर्क कौन सा खोलूंगा, बताइए, आप बताइए, सबसे पहला कॉर्क कौन सा खोलूंगा। चलिए ये आपको बता रहा हूं, ये जो है वो तीनों गैस एब्जॉर्ब करता है, ये दो गैस एब्जॉर्ब करता है, ये एक गैस एब्जॉर्ब करता है। तो मुझे सीक्वेंस बताइए क्या होगा। पहले B3 फिर B1। पहले B3, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। पहले B3 देन B2 एंड देन B1। क्यों ऐसा होगा, देखो अगर मैंने पहले एमोनिकल का खोला तो सारे के सारे गैस उधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मैं सेपरेट कैसे करूंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना और ऑक्सीजन कितना, आ रही बात समझ में। तो इसमें सीक्वेंस मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ KOH कर देते हैं, यहाँ पायरोगेलिक और यहाँ पर एमोनिकल क्लोराइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सीक्वेंस में लगाना इज डिफरेंट थिंग एंड सीक्वेंस में खोलना इज डिफरेंट थिंग। समझ में आ रहा है, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस इन ओपनिंग द valves, opening the valves you have to follow the sequence, remember that is very important। आपको सीक्वेंस में ही खोलना है। पहला जब हम खोलेंगे B3 तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से मिक्सचर में से सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए KOH इज नॉट सेंसिटिव, एक्टिव, तो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब मैं दूसरा खोलूंगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो है ही नहीं। अब मेरे मिक्सचर में बचा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब होगा, राइट। और देन आई विल क्लोज दैट वाल्व। उसके बाद थर्ड मैं ओपन करूंगा, जिसमें मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करा सकता हूं, बट ऑलरेडी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर एब्जॉर्ब प्रीवियसली इन टू बल्ब्स, तो बचेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत सिंपल सा है, राइट। जैसे जैसे आपके गैसेस एब्जॉर्ब होते जाएंगे तो आपका ब्यूरेट का गैस वॉल्यूम कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, यस, प्रेशर कम होता जाएगा, तो उतने में पानी भरता जाएगा। से फॉर एग्जांपल अप टू दिस लेवल, अप टू दिस लेवल कार्बन डाइऑक्साइड भरा है, क्यों, क्योंकि मैंने जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कराया तो यहां तक पानी वापस आ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि यस इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मैंने सेकेंड कॉर्क खोला तो ऑक्सीजन की वजह से इतना पानी का लेवल बढ़ा, और तीसरा जब मैं खोला तो बाकी का यहां तक का लेवल आया, तब मुझे समझ में आ गया कि ओके अब मेरे सारे गैसेस एब्जॉर्ब हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर आफ्टर एब्जॉर्बिंग, अच्छा ये एब्जॉर्ब करने का भी तरीका होता है। when you will open this cork then you will up and down this rubber tubing, तो प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऐसा होगा, राइट। इस रबर ट्यूब को आप नीचे करोगे तो यहां से पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो वो गैसेस को यहां एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा, राइट। अप एंड डाउन बहुत रिपीट करना है, बहुत टाइम, काफी टाइम, राइट। सो ये जो है आपका, राइट, गैसेस वाटर में डिजोल्व
जनरली इतना इजी नहीं होता है बेटा, राइट। ऑक्सीजन इतना इजी डिजोल्व नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना इजी डिजोल्व नहीं होता है। मैं वही बोलना चाहता हूं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट this is the very first method discovered for this type of measurement. So obviously एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर इतना कितना भी किया हमने, अप एंड डाउन किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सारे बल्ब में हमने एब्जॉर्ब भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, ओके फाइन, लेकिन ये यहाँ पर एक फिल्टर है जो बंद कर दो आप इसको, तो एक बार यहाँ से गैस आ गया, भर दिया हमने, फिर यहाँ से बंद कर देना है, इतना ही गैस ये करेंगे, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा आपके कि यहां पर ये पाइपलाइन में थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ गैसेस रहेंगे। आई विल से यस, थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ गैसेस रहेंगे, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये जो मेथड है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, उसमें 2-3% का डिफरेंस या तो क्या बोलते हैं तो एरर आ सकता है, बट एटलीस्ट हमको ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ऊपर ऊपर से कि भाई इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना ऑक्सीजन है, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट। सो इट इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड, दैट इट वाज अ फर्स्ट मेथड। उसके बाद धीरे धीरे उसका अपग्रेडेशन होता गया, और आज के दिन में देखो, ये जो अगर मेथड आपको करना है, राइट, ये जो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है मैन्युअली, तो इसके लिए कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, करेक्ट। लेकिन आजकल क्या है, देखो जाके आप पीयूसी वाले के वहां खड़े रह जाओ, 2-3 मिनट में पीयूसी निकाल के फटाक से दे देता है। सो नाउ एवरीथिंग इज ऑन सेंसर बेस्ड, सेंसर बेस्ड हो गया है सारा आजकल तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का आपका जो क्या बोलते हैं ना, अपग्रेडेशन जो आता है वो मैटर करता है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट मेथड था, बहुत सिंपल सा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में भी पूछा जाता है कि राइट डाउन व्हाट इज फ्लू गैस। तो आप लिखोगे कि फ्लू गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। व्हाई इट इज टू बी मेजर्ड, it is to be measured in the automobile exhaust gases to control the pollution of environment or environmental pollution, right? तीसरा, which solutions are used, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्यूशंस यूज होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, लिविंग मेथड में जैसे हमने ये मेथड जो है ना, 2 तरीके से की जाती है कि इस तीनों बल्ब का वेट ले लिया हमने, पहले प्रीवियस वेट ले लिया, वंस योर गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड, तो बल्ब का वेट बढ़ेगा, तो वेट डिफरेंस मिलेगा, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। और वॉल्यूम से भी कर सकते हो कि इतना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आया, इतना ऑक्सीजन के लिए आया, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आया, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है ये, यहां से जैसे सोच लो कि ये 100 ml है, ठीक है। उसमें 5 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है, और 20 ml आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, और 75 ml का कार्बन डाइऑक्साइड है। सीधे परसेंटेज मिल गया आपको एक फटाक से कि इतना वॉल्यूम जो आया वो आपका परसेंटेज 75% इज योर कार्बन डाइऑक्साइड इन योर मिक्सचर, ऑक्सीजन 20% एंड 5% मोनोऑक्साइड। बहुत सिंपल सा है। या तो फिर आप वेट से भी निकाल सकते हो कि कितना डिफरेंस आया ये वेट में, सिंपल सी बात है, राइट। बिफोर एंड आफ्टर वेट ले लो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी मेथड। तो ये 3 सॉल्यूशंस के नाम आपको आने जरूरी है, ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं कि फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फ्लू गैस एनालिसिस और ऑरसेट apparatus, क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा, राइट। एकदम क्लियर हो गया सबको, परफेक्ट, समझ में आ गया। ऑरसेट apparatus एकदम क्लियर, किसी को कोई क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर जैकेट, वाटर जैकेट का फंक्शन कौन बताएगा, अभी मैंने बताया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर जैकेट, चलो फटाफट बताओ। It's a maintenance. It maintains the temperature. Yes, to maintain the constant temperature of gases filled in the burette, right?
ये इसको ग्रेजुएटेड ब्यूरेट बोलते हैं। ग्रेजुएटेड ब्यूरेट का मतलब होता है जिसके ऊपर उसके क्या बोलते हैं यूनिट्स लिखे होते हैं, 1 ml 2 ml 3 ml ऐसा, राइट। जनरली ब्यूरेट्स ग्रेजुएटेड ही होती है प्रोबेबली, अगर देखते हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका एक टॉपिक है लेकिन अभी इस बार सेशनल में नहीं रखा है, दैट इज योर ऑल्टरनेटिव फ्यूल। तो बायोडीजल, इथेनॉल, हाइड्रोजन, मिथेनॉल, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, ये सारे गैसेस जो है ये आपके ऑल्टरनेटिव फ्यूल हैं, राइट। उसमें से आपको ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एलपीजी और सीएनजी में डिफरेंस क्या है, राइट। लेकिन अभी इसका कुछ आपका कोर्स में रखा नहीं है सेशनल के, तो चिंता मत करो। समझ में आ गया? क्लियर? बोलो। फ्यूल चैप्टर यहां पर अपना खत्म हो जाता है, फ्यूल चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। पूरे फ्यूल चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। सारा समझ में आ गया? ड्यूलोंग फॉर्मूला समझ में आ गया, यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया, देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस समझ में आ गया, देन अल्टीमेट एनालिसिस समझ में आ गया, कोल रैंकिंग समझ में आ गया, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कोल समझ में आ गया, राइट। कैलोरीफिक वैल्यूज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, राइट। ये सारी चीजें हम लोग अगर देखते हैं, अगर फर्स्ट स्लाइड देखते हैं तो ये देखो सारा चीज आ गया। टाइप्स ऑफ फ्यूल, रैंकिंग कोल, कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट्स, व्हाट इज गुड फ्यूल, कैलकुलेशन ऑफ जीसीवी एनसीवी, ड्यूलोंग फॉर्मूला, एनालिसिस ऑफ कोल विद प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस, फ्लू गैस एनालिसिस एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल। ये सारी चीजें आपकी हो गई। क्लियर? ओके। एनी क्वेरी? अल्टीमेट एनालिसिस में आपको जो एक याद रखो, ध्यान रखो एक चीज को, ये क्या अल्टीमेट एनालिसिस में क्या हुआ, सल्फर वाला टॉपिक में क्या है बताइए। प्लीज यूज योर माइक्रोफोन्स बिकॉज, तो आप होंगे नहीं इसका मतलब ये है आप नहीं आए होंगे। आप आए थे उर्विश? उर्विश आप आए थे? देखो सल्फर में क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपका जो सल्फर कंटेंट है उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे सल्फोनिक एसिड है कोई, राइट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है फॉर एग्जांपल, राइट। तो उसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कर देना है विद द हेल्प ऑफ HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो सल्फर विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, और उसमें फिर आपको BaCl2 डाल देना है। हमको पता है कि BaCl2 के साथ क्या होगा, BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, राइट। वो प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेना है, ड्राई करना है, उसका वेइंग कर लेना है बस। अब उसका जो आपका फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है, वेट ऑफ BaSO4 रेसिड्यू इनटू 32, 32 इज योर एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन इन बॉम्ब। बॉम्ब मतलब वो बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, क्योंकि उसको जलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तभी तो वो उसका ऑक्सीडेशन होगा। डिवाइडेड बाय 233, 233 is the molecular weight of BaSO4. Basically, we are measuring sulfur in the form of BaSO4. मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 5 ग्राम सैंपल लिया है, उसमें इतना रेसिड्यू आया, तो 100 में कितना आएगा, वो 1% आ जाएगा, राइट। और 233 ग्राम BaSO4 का वेट है, उसमें 32 ग्राम सल्फर है, तो 100 में कितना, बस ये फॉर्मूला लगाना है, इतना ही लगाना है। दैट इज योर मेथड कॉल्ड एशका मेथड। इसको एशका मेथड भी बोलते हैं, ऑब्वियसली नाम से दिया गया है नाम, राइट। एशका मेथड से आपको करना है, और ये बहुत सिंपल सा ही है फॉर्मूला, तो जैसे लिबिक में है वही फॉर्मूला है, ऐसा ही। उसमें हम लोग वेट इंक्रीज कितना हुआ वो ले रहे हैं, यहां पर हम BaSO4 का रेसिड्यू का वेट कितना है वो ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। ओके फाइन, चलिए क्लियर हो गया सब एकदम। तो हम लोग थोड़ा सा आज ल्यूब्रिकेंट शुरू करते हैं, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट जो है आपका वो, उसमें प्रॉपर्टीज और वो सारी चीजें पढ़नी है काफी सारी, राइट। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेट्स गो फॉर दी ल्यूब्रिकेंट्स। अच्छा, ये ल्यूब्रिकेंट का पीपीटी दिख रहा है मेरा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई होप दोनों पीपीटीज जो आप लोग डिमांड कर रहे थे मैंने कल व्हाट्सएप पे डाले हैं, मिल गया सबको? हाँ सर, आपने ग्रुप पे डाल दिए थे। हाँ, ग्रुप में मैंने डाले थे, और किसी को अगर नहीं मिला है या कोई ग्रुप में नहीं है तो उसको प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए, सबसे पहला ल्यूब्रिकेंट क्या है? तो ल्यूब्रिकेंट इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर अस। हम लोग हर चीज में ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं, राइट? कैसे? कि जैसे हम लोग साइकिल में ऑयलिंग करते हैं, बाइक में हम ऑयल चेंज करवाते हैं, कार में हम ऑयल चेंज करवाते हैं, राइट? एट एनी मोमेंट हम लोग, एक सिंपल सी बात बताता हूं, हम लोग फूड में भी अपने बॉडी को ल्यूब्रिकेट करते हैं। पता है कैसे? मक्खन, घी, तेल, ये सारा खा के, बिकॉज हमारे बोन्स को भी ल्यूब्रिकेशन चाहिए, राइट? So what is lubricant? So anything, any substance which reduces the friction between two surfaces। समझ में आ रहा है? आपकी दो सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम ल्यूब्रिकेंट बोलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। विंटर चल रहा है अभी, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, जैसे विंटर होता है तो हमें बहुत ठंड लगती है मॉर्निंग में, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथ को ऐसे रब करते हैं। तो रब करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है अपने हाथ में, जिससे अपने हाथ को वी वी फील कंफर्टेबल और वी फील सम वार्मथ, राइट? हमको थोड़ा अच्छा लगता है ठंडी में, तो फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? लेकिन अगर सेम थिंग, अगर आप थोड़ा सा ऑयल हाथ में ले लो और उसके बाद हाथ को रब करो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा? डू यू थिंक कि जितनी पहले एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उतनी होगी? नहीं, क्योंकि आपका हाथ जो है वो बहुत स्मूथली मूव करेगा, और एनर्जी या फ्रिक्शनल एनर्जी या जो भी हीट बोलते हैं वो प्रोड्यूस कम होगी, होगी जरूर, लेकिन कम होगी, राइट? तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो दैट इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। अब ल्यूब्रिकेंट का बेसिक फंक्शन क्या है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्मूथ सरफेस ले लो आप, एनी स्मूथ सरफेस इफ यू विल टेक, इन बिटवीन टू सरफेसेस अगर आप थोड़ा सा ऑयल रख देते हो और फिर उसको ऐसे ऐसे रब करते हो, तो वो स्मूथ सरफेसेस क्या होगी आपकी, इजीली मूव होगी एक दूसरे पे। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एज यू सीन दिस फिगर, एक फिगर में आपको दिख रहा है, ये ऊपर सरफेस है, और कितना भी स्मूथ सरफेस ले लो, उसको अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखते हो आप, राइट, इफ यू विल ऑब्जर्व इट इन माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो आपको उसमें थोड़ा सा ऐसा अनइवन सरफेस दिखता ही है, चाहे वो कितना शाइनिंग वाला सरफेस क्यों ना हो। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे तो ऐसा सरफेस छोटा छोटा दिखेगा। होता क्या है, ये दोनों जो है सरफेस अनइवन सरफेसेस हैं, राइट? तो जनरली ये वैलीज हैं, ये एस्पिरिटीज बोलते हैं, इसको एस्पिरिटीज और वैलीज बोलते हैं। वैलीज का मतलब खड्डा, एस्पिरिटीज का मतलब होता है पहाड़, राइट? मतलब एक हिप, ये हिप और ये हिप जो है आपका, दोनों एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में घिसेंगे, रब होंगे, तो क्या होने वाला है? डेफिनेटली एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, हीट प्रोड्यूस होने वाली है, इंटरलॉकिंग हो जाएगा, उसको फिर करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे में सेट हो जाती है। लेकिन वंस आई विल अप्लाई अ लेयर ऑफ ब्लू कलर, जो दिख रहा है आपको यहां पर, ये ब्लू कलर लेयर, ये जो है आपका ऑयल है, ल्यूब्रिकेंट है, समझ लो कोई भी। तो ल्यूब्रिकेंट जो है आपका, वो अब लगा दिया तो क्या होगा, ये दोनों को सेपरेट कर देता है। सेपरेट का मतलब ऐसा नहीं होता है टोटली मिलते ही नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक लेयर आ जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है आपका, फ्रिक्शन कम हो जाता है आपका, राइट? और इसी को हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेशन।
इट्स द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एनी ल्यूब्रिकेशन। कोई भी ल्यूब्रिकेशन में यही होता है। एग्जाम्पल कुछ बताता हूं मैं आपको। जैसे अपने वहां झूला होता है तो उसमें खिचुड़ खिचुड़ ऐसी आवाज आती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दो, आवाज बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बॉल बेरिंग्स के बीच में कहीं ड्राई स्पेस हो गया होगा, वहां घिस रहा है दो चीज, तो होता है। जैसे एक सिंपल सी दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि आप जब स्कूटर में ऑयल नहीं डलवाते हो तब क्या होता है। स्कूटर में ऑयल नहीं डलवाते हो तो क्या होता है, अंदर के पार्ट्स जो है वो सारे ड्राई हो जाते हैं और सब पार्ट्स के बीच में घिसना शुरू हो जाता है, तो नॉकिंग की आवाज शुरू हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉकिंग आपका बहुत मतलब एक इरिटेटिंग नॉइज आना शुरू होता है, राइट। लेकिन वंस योर पार्ट्स विल गेट lubricated, then what? Then your parts will work smoothly, and because of this smooth functioning, your lifespan of your vehicles or any machineries, it will increase, right? This is a basic thing about the lubrication. Now this, what are the functions of lubricants? तो सबसे पहला फंक्शन तो डेफिनेटली इट इज अ फ्रिक्शन रिड्यूसर, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन। सेकेंडली इट विल एक्ट एज कूलेंट। डेफिनेट बात है, जब आपका जो ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, आपका पार्ट्स ठंडा रहेगा, राइट। कंटिन्यूस लुब्रिकेशन रहता है क्या? नहीं, उसका हैवी, हम लोग जाएंगे उसके ऊपर, डोंट वरी, वी विल कम टू दैट पॉइंट, राइट। हम लोग आएंगे उसके ऊपर, विवेक, आई विल कम टू दैट पॉइंट, राइट। अच्छा, इट विल रिड्यूस द वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर रिड्यूस करता है, मतलब क्या? गुजराती में इसको बोलते हैं घसारो थवो। जस्ट अ मिनट। सो इट विल रिड्यूस वियर एंड, का मतलब होता है, वियर एंड टीयर का मतलब होता है घसारो थवो, गुजराती में घसारो पड़वो, बराबर। तो घिसना भी कम हो जाता है। अगेन इट विल एक्ट एज ए सीलिंग एजेंट। सीलिंग एजेंट मतलब उसको पैक करने के लिए, पैकिंग एजेंट या सीलिंग एजेंट बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ सीलिंग एजेंट के लिए, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ सीलिंग एजेंट क्या होता है। आप लोगों ने नल फिट करते हुए, ओ यार कौन है भाई, 104 ध्वनि, ध्वनि प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। ओके, धानवी, धानवी सॉरी। ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आपने प्लम्बर को देखा होगा, जब नल फिट करता है ना तो एक टेफलॉन का टेप लगाता है, पता है? देखा है आप लोगों ने, किसी ने व्हाइट कलर का टेफलॉन का टेप लगाता है? वो क्यों लगाता है? इट इज Yes, sir. वर्किंग, इट इज फंक्शनिंग एज ए टू डिफरेंट रोल। एक तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर लगा के फिर नल फिट करेगा तो एकदम पैक हो जाएगा, मस्त, लीकेज नहीं होगा, राइट। तो सीलिंग एजेंट है, स्टॉप लीकिंग। और दूसरा, टेफलॉन को अगर आपने कभी टच किया है तो बहुत स्मूथ होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है, ग्रिप बढ़ाता है लेकिन स्मूथ होता है, तो वो एक ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी काम करता है। तो देखो, पहले के जमाने में लोहे के मतलब मेटल के नल आते थे, तो वो जंग लग जाता था, रस्टिंग हो जाती थी, और फिर 2 3 4 साल हो गए ना तो फिर तो खोलना मुश्किल ही होता था, कभी कभी वो पाइप टूट जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या है, वो टेफलॉन का टेप लगा दो, उसके ऊपर नल फिट कर दो, खत्म बात। नल फिट कर दिया आपने, और फिर क्या, 2 3 साल के बाद भी जब नल निकालते हो 1 मिनट में निकल जाता है वो, क्योंकि
टेफ्लॉन इज अ वेरी स्टेबल पॉलीमर. टेफ्लॉन इज अ पीटीएफई जिसको बोलते हैं, बराबर. पीटीएफई बोलते हैं, जो आप लोगों ने 11th या 12th में भी पढ़ा है कहीं. तो वो एक सीलिंग एजेंट के काम में भी आता है, फ्रिक्शन भी कम करता है. प्रिवेंट द कोरोजन, डेफिनेटली. ऑयलिंग हम क्यों करते हैं? देखो, जैसे अपना मॉनसून नजदीक आता है तो अपन सर्विस करवा लेते हैं. वी आर गोइंग फॉर द सर्विसिंग ऑफ आवर व्हीकल्स. तो उसमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग सब कुछ कर देते हैं लोग. तो बिकॉज ये कोरोजन ना हो. और फाइनली ये सब की वजह से डेफिनेटली इट इज रिड्यूसिंग द ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ आवर मशीन. ये सारे फंक्शंस हैं. आपको ये फंक्शंस 2 या 3 मार्क में पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट. तो ये आना चाहिए आपको, बराबर. ओके, क्लियर? सबको एकदम क्लियर? किसी को कोई क्वेरी है? फंक्शंस तक कोई क्वेरी है? ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया है, एकदम सिंपल सा है. क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है इसका. एक है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड द सेकंड इज ऑन मैकेनिज्म्स बेस्ड, राइट. एक है फिजिकल स्टेट और सेकंड इज ऑन मैकेनिज्म बेस्ड. फिजिकल स्टेट हमको पता है, सॉलिड जिसमें ग्रेफाइट, फुलरीन, टैल्क, फाइनली पाउडर्ड सैंड, सीमेंट, वैक्स, टेफ्लॉन, क्ले, राइट. टेल्क अपना टेल्कम पाउडर में यूज होता है. अगर आपको पता है कि टेल्कम पाउडर नीचे फर्श पे पड़ा हुआ है और आपको पता नहीं तो आप फिसल जाओगे, इतना स्मूथ होता है. ग्रेफाइट इज अगेन वेरी स्मूथ कंपाउंड, राइट. इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट. हाँ, जो अभी आप पूछ रहे थे कि रेलवे ट्रैक में क्या यूज होता है, तो जनरली रेलवे ट्रैक जो होता है ना, उसमें इट इज ओपन असेंबली 24x7, राइट. या कैरम पाउडर इज अ बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर वी आर यूजिंग. 24x7 रेलवे ट्रैक ओपन होते हैं, तो वहां पर सिंपल ल्यूब्रिकेशन काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगा, राइट. सूख जाएगा, या तो उसका डिटोरिएट हो जाएगा, या तो मतलब गर्मी में खराब कर सकता है. तो वहां पर जनरली जो 2 ट्रैक्स होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें ग्रेफाइट का पाउडर, कार्बन का, चारकोल का पाउडर भरा जाता है. और उसको कुछ भी नहीं होता है, पानी में भी कुछ नहीं होता है, गर्मी में भी कुछ नहीं होता है, ठंड में भी कुछ नहीं होता है, बर्फ में भी कुछ नहीं होता है. ठीक है. तो दैट इज द रीजन, राइट. यस. लिक्विड क्या आएगा? बहुत सारी चीजें आ सकती है. वाटर, वाटर इटसेल्फ इज लुब्रिकेंट. देखा है आपने, फर्श पे पानी गिरा है और अगर आपने थोड़ा भी केयरलेस हुए तो क्या होगा? फिसल जाओगे. ल्यूब्रिकेशन मिल जाता है ना उसको. ल्यूब्रिकेशन का मतलब ही वही है कि आपके चप्पल और जमीन के बीच में पानी का लेयर आ गया, ल्यूब्रिकेशन हो गया, फिसल जाओगे आप. एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, कोई भी टाइप का सॉल्वेंट, blended oil, synthetic oil, even emulsion also. Emulsion is also one type of lubricant. Emulsion कहाँ यूज होता है पता है? Emulsion मेटल शीट्स को कट करने के लिए यूज होता है. मेटल शीट्स जो काटी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्पार्किंग होता है, बहुत स्पार्किंग होता है. इसका मतलब कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो मेटल शीट्स जो है, जब काटते हैं तो उसमें पानी डालते हैं. वो पानी नहीं होता है, वो एक टाइप का इमल्जन होता है. इमल्जन क्या करता है? व्हाट इज इमल्जन? इमल्जन इज अ वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर. तो इमल्जन का 2 रोल है इसमें. इमल्जन का 2 रोल है. इमल्जन में रहा पानी, वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठंडा कर रहा है. एंड उसमें रहा ऑयल, वो कटिंग को स्मूथ बना देता है, एकदम एकदम इजीली कट हो जाती है. ठीक है. देयर आर 2 रोल्स ऑफ इमल्शन. ओके. सेमी सॉलिड में आता है ग्रीस, जेल, ऑइंटमेंट, टूथपेस्ट, ऑयल डैग, एक्वाडैग. ऑयल डैग और एक्वाडैग इज नथिंग बट एनी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट मिक्स विथ ऑयल एंड पेस्ट जैसा बनाते हैं. एंड एनी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट मिक्स विथ वाटर और पेस्ट जैसा बनाते हैं, उसको हम ऑयल डैग और एक्वा डैग बोलते हैं. ठीक है. तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाता है. ये है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म है. एक है थिक फिल्म, हाइड्रोडायनेमिक और फ्लूइड फिल्म. ये तीनों एक ही नाम है, तीनों का एक ही नाम है. तो जनरली छोटे छोटे एकदम माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रो पार्ट्स होते हैं, जैसे वॉचेस, क्लॉक्स, स्विंग मशीन, डेलिकेट एंड साइंटिफिक माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स. ये सारे में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं.
तो वहां पर आपका कोई भी इवन पतले से पतला ल्यूब्रिकेंट भी रखा ना, तो उसकी थिकनेस जो है फिल्म की थिकनेस जो है वो बहुत थिक मानी जाती है, क्योंकि पार्ट्स इतने छोटे हैं। अगर आपने वॉच वाले को देखा होगा, रिपेयरर को, तो वॉच वाला एक आंख में एक लेंस पहनता है, तब जाके वो वॉच रिपेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसको छोटे छोटे पार्ट्स देखने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए, राइट? तो उसको हम बोलते हैं थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन, राइट? थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन और बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन इज कॉल्ड जनरल ल्यूब्रिकेशन, जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं, जैसे कार, बाइक, स्कूटर, डोमेस्टिक ल्यूब्रिकेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, एनी मैकेनिकल पार्ट, साइकिल, एनीथिंग जो हम घर पे यूज करते हैं, झूले में जो अभी मैंने बताया, वो सारा जनरल ल्यूब्रिकेशन होता है। क्यों उसको थिन फिल्म बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द बिगर पार्ट, लार्जर पार्ट, हैवियर पार्ट, राइट? और उसके सामने ये जो कोई भी आप ल्यूब्रिकेंट यूज कर रहे हो, वो ल्यूब्रिकेंट की थिकनेस जो होती है वो थिन बनती है, क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है। कितना भी मोटा आप थिकनेस बनाओ, लेकिन पार्ट के सामने तो वो थिकनेस थिन ही है, इसलिए इसको हम थिन फिल्म बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं। ये पार्ट्स की साइज के ऊपर है, ये समझ लो। इसमें पार्ट्स बहुत छोटे हैं, इसलिए जितनी भी फिल्म बनेगी वो थिक दिखेगी आपको। इसमें पार्ट्स काफी बड़े हैं, तो जो भी फिल्म बनेगी वो थिन दिखेगी, पतली दिखेगी। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेशन, मतलब के हैवी लोडेड चीजों को, जो ल्यूब्रिकेशन, उसके ल्यूब्रिकेंट अलग होते हैं, जैसे कि हैवी एप्लीकेशंस, जैसे कि मल्टी एक्सल व्हीकल्स। आपने देखा होगा हाईवे पे 10-10, 20-20, 50-50 टायर लगे हुए ट्रक जाते हैं बड़ी बड़ी चीजें लेके, राइट? रोड रोलर्स, जेसीबीज, एलिवेटर्स, लिफ्ट जो हम अपने बिल्डिंग्स में होती है, देन वॉर टैंक्स, युद्ध में जो टैंक्स यूज होती है, ठीक है? तो ये सारे में आपका एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेशन होता है, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं ये व्हीकल। अच्छा, उसमें दो टाइप होती है, हैवी लोड एंड हाई स्पीड, एंड हैवी लोड एंड लो स्पीड। तो दोनों के एग्जांपल मैं बता देता हूं। हैवी लोड एंड हाई स्पीड क्या होता है? तो आपके मल्टी एक्सल व्हीकल्स देखो, वो ट्रक्स बहुत सारे पहिए वाली, लेकिन वो स्पीड में जा सकती है। ट्रैक्टर्स, वॉर टैंक्स, अगर आपने वॉर टैंक्स को देखा होगा, जबरदस्त भागती है। एंड हैवी लोड एंड लो स्पीड, मतलब स्पीड कम होती है, हैवी लोड होता है। तो फॉर एग्जांपल रोड रोलर देखो, रोड रोलर कितना भी करो, एक अपनी स्पीड से ही जाता है। जेसीबी अपनी एक स्पीड से ही जाता है। देन एलिवेटर्स, लिफ्ट, वो भी अपनी एक स्पीड से जाता है, तो उसकी स्पीड लो है लेकिन लोड बहुत हैवी है। So this is all about the extreme pressure lubrication. Yes, tanks, tanks नहीं, sorry, this railway tracks, रेलवे के जो डब्बे होते हैं, बोगीज होती हैं, वो भी बहुत हैवी होती है। तो उसकी वजह से ट्रैक्स में जो यूज होता है ल्यूब्रिकेंट, वो एक अलग टाइप का ल्यूब्रिकेंट यूज करना पड़ता है, वो रेगुलर ल्यूब्रिकेंट नहीं चलता है। मतलब कि हर एक एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर रोल है, हर एक एप्लीकेशन का कोई मतलब है, और हर एक एप्लीकेशन का पर्टिकुलर ल्यूब्रिकेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं कार का जो ऑयल है वो घड़ी में डाल दूंगा तो चलेगा, खराब हो जाएगी घड़ी। या तो कार का जो, या बाइक का मेरा ऑयल है वो मैं जेसीबी में डाल दूंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि उसका उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, प्रेशर ये बियर कर सकता होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें है, ठीक है?